मुनि महाराज और आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नैनी चंद्रमुनि महाराज द्वारा लिखित त्रिलोकसर और तिलय पंडिती जो ग्रंथ है उसी का बेस बनाकर अपन जैन विश्वविज्ञान ग्रंथ पढ़ रहे हैं। और उसमें अभी जम्बूद्वीप कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो लवण समुद्र जम्बूद्वीप को घेर करके जो लवण समुद्र होता है उसको पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए टफ हो जाता है बिकॉज जो मैटर है वो पुराने मैटर से कनेक्टेड होता है, बट इट्स ओके। आचार्य बोलते हैं कि समझ में आए कि ना आए पढ़ते रहना चाहिए, राइट। इस जन्म में नहीं तो कोई ना कोई जन्म में उस पुण्य से हमको समझ में जरूर आएगा। इसलिए नहीं समझ में आने पर भी जिनवाणी के प्रति कभी अरुचि भाव पैदा नहीं होना चाहिए कि आज समझ में नहीं आ रहा, रख दो बाजू में, ये सब कौन करे, ये सब कौन करे, राइट। फिर भी क्या होना चाहिए, अंदर मन में उत्साह होना चाहिए कि भगवान इतना क्षम दे दीजिए, इतनी उत्साह शक्ति दे दीजिए, इतनी बुद्धि दे दीजिए कि ये कठिन कठिन सब्जेक्ट को भी हम समझ पाए, इतना हमारा क्षम जागृत हो। तो आज पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आचार्य बोल रहे हैं कि व्यक्ति को इस जन्म में भले ना समझ में आए, राइट, वैसे होगा नहीं, यहाँ बैठने वालों को समझ में आ जाएगा। और फिर भी किसी का क्षम ऐसा है कि उसको नहीं आ रहा है, फिर भी वो श्रद्धा से सुन रहा है, तो नेक्स्ट भाव में वो इतना पुण्य यहाँ से लेके जाता है कि उसके सामने आते ही उसको सब समझ में आ जाता है। तो उसी श्रद्धा के साथ हमको आगे बढ़ना है। पीछे दरवाजा कौन खोला? हाँ, तो लवण समुद्र अपन पढ़ रहे थे। लवण समुद्र में 1008 पाताल होते हैं, राइट। समुद्र के सेंटर में यानी लवण समुद्र 2 लाख योजन का है। 2 लाख योजन में एग्जैक्ट सेंटर में पाताल है, राइट। तो पाताल कहाँ कहाँ पर है? 1008 कैसे? चार दिशा में 4 बड़े पाताल, ज्येष्ठ पाताल, 4 विदिशाओं में 4 मध्यम साइज के पाताल, 8 हो गए। फिर दिशा और विदिशाओं के बीच में जो गैप होता है, राइट, जैसे 4 दिशा अपन समझ ले, 4 दिशा है, 4 विदिशा यानी दिशा और विदिशा का गैप, वहाँ पे 4 तो 8 पाताल हो गए। 4 + 4 8, और दिशा विदिशा के पाताल के बीच में जो थोड़ा थोड़ा गैप बचेंगे वहाँ छोटी छोटी साइज के यानी जघन्य साइज के 125 पाताल है हर एक गैप में। तो 8 गैप बचते हैं। दिशा और विदिशा के बीच में 8 गैप होते हैं, 8 अंतराल होते हैं, हर एक अंतराल में 125। तो 8 अंतराल में कितने हो जाएंगे? 125 × 8 1000, राइट। 1000 ये 4 बड़े पाताल दिशा के और 4 मध्यम साइज के पाताल विदिशा के। तो टोटल लवण समुद्र में कितने पाताल है? 1008। एक और डायग्राम करो। अच्छा, ये दूसरी प्रक्रिया है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, डायग्राम नहीं है, पर ये पहले पढ़ा चुके हैं तो आप विजुलाइज कर लीजिए। 4 दिशा के 4 पाताल, 4 विदिशा के 4 पाताल, और दिशा विदिशा के पाताल के बीच में जो 8 अंतराल बचते हैं, एवरी अंतराल में 125 पाताल, तो टोटल 1000 पाताल, और सब मिला के 1008 पाताल होते हैं। तो हमने ज्येष्ठ पाताल कितनी साइज के होते हैं, कितनी विड्थ होती है, कितनी उसकी हाइट है, राइट, नीचे भूव्यास कितना है, ऊपर कितना है, वो सब देख लिया था। मध्यम पाताल का भी देख लिया था और जघन्य पाताल का देख लिया था। अब आगे पढ़ना है थोड़ा और प्लीज, स्टार्टिंग में आने को। हाँ, यहाँ से अब जो पाताल है वहाँ होता क्या है, राइट। हमने ये तो समझा समुद्र है, और समुद्र के बीच में इतने बड़े बड़े साइज के यानी 1 लाख योजन हाइट वाले पाताल है, राइट। तो इतने बड़े बड़े पाताल है तो उसमें होता क्या है? तो यहाँ पे दिखा है पाताल का एक डायग्राम बनाने का ट्राई किया है। ये 2D में ही दिख रहा है, होता 3D में, पर सेम ऐसा ही होता है जैसा मेजरमेंट शास्त्रों में दिया है उसके अकॉर्डिंग ट्राई किया। तो क्या लिखा? प्रत्येक पाताल के विभाग और उनमें स्थित वायु और जल आदि का प्रमाण। यानी पाताल में क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं, वायु होती है और जल होता है, राइट। तो कितने पाताल के कौन से एरिया में वायु है, कितने एरिया में जल है, राइट। तो वो पातालों का विभाजन 3 प्रकार से पाताल का विभाजन किया गया। ये पाताल है,
राइट। तो फर्स्ट विभाजन यानी ए लिखती है ऊपरी भाग, आपको समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे, ये ऊपरी भाग है, बीच का मध्यम भाग ये वाला, राइट। और थर्ड लिखा नीचे का भाग। तो जो ऊपरी भाग है उसमें केवल क्या है, ओनली जल है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है, उसमें क्या होगा, खाली वाटर, जल। फिर जो मध्यम भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, भाई उसमें क्या है, जल प्लस वायु, राइट। ये वाला पोर्शन मिक्स है, पानी भी है और वायु भी है। लास्ट वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे का पोर्शन है, उसमें क्या है, सिर्फ वायु है। तो समझ में आ गया, फर्स्ट क्या है, जल, नेक्स्ट जल और वायु, लास्ट वायु। तो इस प्रकार से पाताल होते हैं। अब ज्येष्ठ पातालों का प्रत्येक का प्रमाण, ये कॉमन बताया, चाहे ज्येष्ठ पाताल हो, चाहे मध्यम पाताल हो, चाहे जघन्य पाताल हो, कोई भी साइज के पाताल हो। और होता क्या है, उसके 3 भाग होते हैं, ऊपर जल रहता है, बीच में जल और वायु मिक्स रहता है, और नीचे के पोर्शन में सिर्फ वायु रहता है। अब ज्येष्ठ पाताल में कितने एरिया में जल है, कितने एरिया में वायु है, कितने एरिया में जल और वायु है, राइट, ये समझते अपन। तो प्रत्येक ज्येष्ठ पाताल की ऊंचाई कितनी थी, 1,00,000 योजन, जो पहले पढ़ चुके हैं। ये हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक 1,00,000 योजन की, तो उसकी हाइट है। जितनी अपने जम्बूद्वीप का डायमीटर है उतनी तो एक पाताल की हाइट है। सोचो, पूरा जम्बूद्वीप जितने में आ गया उतनी हाइट वाला तो ओनली एक पाताल है, राइट। तो ये 1,00,000 योजन की हाइट वाला पाताल है। ऊंचाई की अपेक्षा 3 भाग करना, क्योंकि कितने भाग हैं, 3, जल, जल वायु और वायु। तो ऊंचाई कितनी है, 1,00,000। तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रत्येक भाग इक्वल्स टू 1,00,000/3। तो आंसर आ गया 33,333 सहित 1/3 योजन। यानी यहाँ पे लिखा जल वाला पोर्शन कितना, उतना ही, जल और वायु वाला भी उतना, और नीचे अकेला वायु वाला भी उतना। तो जितनी हाइट है उसको 3 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा, राइट, उतने एरिया में 3। इसलिए पहले जब हम ज्येष्ठ पाताल पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इतना मेजरमेंट क्यों याद रखें। तो क्यों याद रखना है, क्योंकि पीछे आया ना कि जब ज्येष्ठ पाताल की हाइट नहीं पता होगी तो हम कैसे करेंगे कि कितने एरिया में क्या था। तो ज्येष्ठ पाताल की हाइट 1,00,000 योजन की थी, तो 1,00,000 योजन को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज हमको 3 पोर्शन करने हैं। तो आंसर आ गया कि 33,333 सहित 1/3 योजन में जल है, उतने में जल और वायु है, और उतना ही थर्ड पोर्शन है जिसमें सिर्फ वायु है। ठीक है, देश कैसे, क्योंकि ये लवण समुद्र के सेंटर में है। जैसे ये पूरा लवण समुद्र गोल आकार का है, तो उसकी मध्यम परिधि में 4 ज्येष्ठ पाताल है। विदिशाओं में क्या बोलते हैं, मध्यम साइज के पाताल है, अंतराल में जघन्य साइज के पाताल है। पर वो पातालों की जो दीवार है, वो ज्येष्ठ पातालों की दीवार 500 योजन चौड़ी है, यानी मोटाई है उसकी। जैसे अपनी दीवार कितनी मोटी होती है, 6 इंच है ना, कुछ इंच की होती है, राइट। और वहाँ 500 योजन की तो उसकी दीवार की साइज है, तो उसको बेस की कहाँ जरूरत है। कोई दीवार ही इतनी बड़ी है तो ये पॉसिबल और ये सब शाश्वत चीज़ें हैं, यानी ऐसा होता होगा। नेक्स्ट, अब अपन मध्यम पाताल का निकालते हैं। तो मध्यम पाताल की हाइट कितनी थी, 10,000 थी। तो फिर वही किया कि 10,000 को 3 से डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 3,333। इतने में क्या होगा, जल, इतने में ही जल और वायु, और इतने में ही 3,333 में इतने में ही वायु, राइट। तो वही निकाल दिया। फिर लिख दिया वायु का भाग इतना, जल और वायु का इतना, मात्र जल का भाग इतना। अब हमको जघन्य पाताल में कितने एरिया में जल वायु, जल और वायु होगा, तो फिर उसकी हाइट कितनी थी, मध्य जघन्य पाताल की 1,000 योजन थी, राइट। जघन्य पाताल की साइज कितनी थी, 1,000 योजन। तो उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ की है ये वाली लाइन 1,000/3, तो कितना आ गया 333 सहित 1/3 योजन। इतने में ही वायु, इतना ही जल और वायु, और लास्ट में वायु भी इतने में। तो जघन्य पाताल सिर्फ 333 योजन हो गई, राइट। मध्यम पाताल थे वो 3,333 थे, और वो थे 33,333। इतना फर्क पड़ गया।
तो इस प्रकार से ज्येष्ठ, मध्यम और जघन्य पाताल होते हैं। तो लगभग इमेजिनेशन कर सकते हो कि कितना बड़ा ज्येष्ठ पाताल होगा, कितना मध्यम और कितना जघन्य, किसमें कितनी कितनी साइज में जल, कितने कितने एरिया में जल वायु और जल और वायु होंगे। समझ में आ रहा है? तो ईजी है। अब लिखा है लवण समुद्र, यानी जो जल है, समुद्र है, राइट। इस समुद्र के सेंटर में इतने बड़े बड़े पाताल थे, तो उसमें पानी होता है, वो ऊपर नीचे तो होता ही है, राइट। समुद्र है तो कितना हानि गति होता है। तो आप सोचो आचार्य ने हमारे लिए क्या लिख के नहीं गए। हमको ये भी नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ हिंद महासागर भारत के बाहर है, तो वहाँ कब पानी बढ़ता है कब घटता है, हमको क्या मतलब, राइट। पर आचार्य ने लिखा कि लवण समुद्र है, वहाँ पे कितना हानि गति होता है। क्या लिखा है, मध्यम भाग का जल वायु वाला हिस्सा, ध्यान से पढ़ना, नीचे के पवन द्वारा चलायमान होता है। नीचे क्या था, पाताल में वायु था, बीच में क्या था, जल और वायु, ऊपर क्या था, जल। तो आचार्य ने क्या लिखा, बीच का जो जल और वायु वाला हिस्सा है वो कैसे चेंज होता है उसमें, तो नीचे के पवन द्वारा चलायमान, यानी नीचे पवन में जो हलचल होगी, जैसा पवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग बीच में जल और वायु क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक। ऊपरी भाग पवन का अभाव होने से केवल जल रहता है, ऊपरी भाग में खाली क्या रहता है, जल रहता है, ठीक। अब जल की हानि गति कैसे होती है, यहाँ ईजीएस्ट लैंग्वेज लिख के समझाने का ट्राई किया है, तो समझ लीजिएगा। मध्यम भाग में जल और वायु का चंचलता, मध्यम भाग में जल और वायु की चंचलता जो है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जल की हानि गति का कारण है। यानी शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष उसमें जिस प्रकार से जल में हानि गति होती है उसके अकॉर्डिंग, है ना, वो कैसे हुआ, तो जो मध्यम भाग में जल और वायु जैसे चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में क्या होता है, जल में हानि गति होती है। देखो अपन भी यहाँ देखते हैं, आप जैसे बॉम्बे में कभी चौपाटी पर गए हो तो वहाँ क्या होता है, जैसे जैसे शुक्ल पक्ष आता है, आप पूर्णिमा के दिन जाओगे, राइट, तो वो चौपाटी का पानी कहाँ तक आ जाता है, बिल्कुल आप जहाँ खड़े रहते हैं ना वहाँ तक आपके पैर आधे डूब जाएंगे उतना। और आप जैसे अमावस्या के दिन पहुँचे तो बिल्कुल बहुत दूर दिखेगा आपको पानी, ठीक। तो वो चीज़ें अपने यहाँ पे भी होते हुए देखते हैं कि कृष्ण पक्ष में क्या होता है, पानी का लेवल डाउन होता है, और शुक्ल पक्ष जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे पानी का लेवल बढ़ता है। तो ये सिस्टम वहाँ पे भी है। पाताल के पवन हमेशा, जो नीचे पवन है वो हमेशा शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं। पवन क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण मध्यम भाग में वायु की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बिकॉज बीच में दोनों चीज़ें, जल और वायु दोनों हैं। तो नीचे पातालों का पवन शुक्ल पक्ष जैसे जैसे एकम दूध तीज शुक्ल पक्ष जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पवन क्या होगा, बढ़ेगा। तो बीच में जो जल और वायु है उसमें क्या हो जाएगा, वायु की वृद्धि। पाताल के पवन हमेशा कृष्ण पक्ष में घटते हैं, जिसके कारण मध्यम भाग में जो जल है उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। नीचे पवन बढ़ेगा तो ऊपर मध्यम भाग में भी बढ़ने वाला, नीचे पवन घटेगा तो ऊपर क्या बढ़ेगा, जल बढ़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें वहाँ जल और वायु दोनों हैं। तो नीचे बढ़ा तो ऊपर भी बढ़ेगा, नीचे घटा तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, जल वाला लेवल बढ़ जाएगा, ठीक। अब यहाँ अब हमको ये देखना है कि ये तो कॉमन मैटर आगे बता दिया कि नीचे पवन बढ़ा तो ऊपर बढ़ा, नीचे पवन घटा तो ऊपर जल बढ़ा, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं, आया ना, हाँ, बोलते जाओ तो ऐसा लगे कि बाउंस नहीं हो रहा, ठीक। फिर नीचे ज्येष्ठ पाताल में वायु की वृद्धि का प्रमाण तो कितना बढ़ेगा भाई, तो शुक्ल पक्ष में वायु की वृद्धि का प्रमाण, तो ज्येष्ठ पाताल के मध्यम भाग में पूर्णिमा तक वायु की वृद्धि का प्रमाण कितना लिखा, क्योंकि वो मैक्सिमम था ना, और 33,333 वो उसकी हर एरिया की क्या थी, मैक्सिमम साइज थी, राइट। यहाँ लिखा कि पूर्णिमा तक यदि वायु बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, 33,333 सहित 1/3 ओजन बढ़ेगी। तो अब बताया कि 15 दिनों में यदि इतना बढ़ सकता है तो एक दिन में कितना, आचार्य ने ये सब निकाला है कैलकुलेट करके, इसलिए निकाला कि ये सब जो डिजिट आएगी वो आगे आगे यूज होगी। तो अभी पढ़ते जाओ, 15 दिन में पूर्णिमा तक यानी कितने दिन हो गए, एकम से लेके पूर्णिमा तक 15 दिन,
तो 15 दिन में मैक्सिमम वायु कितनी बढ़ती है? तो 33,333 सहित 1/3 योजन। तो फिर एक दिन में कितनी बढ़ेगी? तो यहाँ त्रय राशि किया कि 15 दिनों में इतना, तो एक दिन में कितनी इतनी बढ़ेगी? 30 पे भी इतनी। ऐसे पूर्णिमा और जल की वृद्धि समझा जा सकता है। नहीं, जैसे इसमें जल की वृद्धि हुई, शुक्ल वायु की वृद्धि हुई, ऐसे इसमें क्या होगा? अमावस्या तक जल की वायु की हानि, जल की वृद्धि, इतना ही अमावस्या तक डाउन डाउन होता रहेगा। यानी अमावस्या तक पर डे 2222 समथिंग योजन अधिक क्या होगा? रोज इतना पानी का लेवल घटेगा, राइट? सॉरी, वायु का लेवल घटेगा, पानी का बढ़ेगा। नेक्स्ट, अब आया मध्यम पातालों में वायु की वृद्धि का। अभी ज्येष्ठ समझा, अब मध्यम। तो मध्यम पाताल में प्रत्येक पाताल के मध्यम भाग में पूर्णिमा तक वायु का मैक्सिमम वृद्धि होगी। तो कितनी होगी? तो जितनी उसका एरिया है पूरा खाली कर देता हूँ, पूरा खाली कर दो, पूरा है ना, जल बाहर, पूरा हवा हुआ। हाँ, जैसे अपन चौपाटी पे खड़े रहते हैं, तो वैसे तो हम अमावस्या के दिन देखो तो वहाँ होता है, और उसी चौपाटी पे, उसी जगह पे आप पूर्णिमा पे जाओगे तो आपके पास तक पानी रहता है, राइट? ऐसे पूरा खाली कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ लिखा, एक 15 दिनों में वायु की वृद्धि कितनी होगी? जितनी साइज थी, राइट? तो एक दिन में कितना? तो 222 समथिंग योजन, वो क्या हो जाएगा? एक दिन पर डे इतना वायु वहाँ पे बढ़ता है, ये शुक्ल पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष में क्या होगा? तो इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक प्रतिदिन वायु का होनी चाहिए और जल की वृद्धि समझना चाहिए। यानी फिर धीरे 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 वायु घटेगी और जल बढ़ेगा। जब वायु घटेगी तो जल आ जाएगा। ऐसा जगन्य पाताल, तो जगन्य पाताल में मध्यम भाग में पूर्णिमा तक वायु की वृद्धि का प्रमाण कितना है? ये अपन पढ़ेंगे। जब 3 से डिवाइड किया तो हर एक एरिया कितने में आया था? 333 सहित 1/3 आया था जगन्य पाताल का। तो फिर 15 दिनों में इतना बढ़ता है, क्योंकि 15 दिन क्यों हुए? पूर्णिमा तक। तो 15 दिनों में इतना, तो एक दिन में कितना बढ़ता? तो आंसर आ गया सिर्फ 22 योजन से समथिंग ज़्यादा, राइट? इतना क्या होता है? एक दिन में वहाँ वायु बढ़ती है, यानी पर डे इतनी बढ़ती है। और जब अमावस्या आएगी तो पर डे इतना जल बढ़ेगा, वायु कम होगी। यदि समझ में आया? यस और नो? इजी है। नेक्स्ट, ठीक। अब एक कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया कि पूर्णिमा और अमावस्या को पातालों की स्थिति। तो कंक्लूजन ये है कि पूर्णिमा में पातालों के 3 भागों में, नीचे के 2 भागों में क्या हो जाएगा? वायु। पूर्णिमा के दिन क्या होगा? वो पूरा 33,333 ऊपर बढ़ता, तो वायु हो जाएगा नीचे के 2 भागों में। यानी नीचे वाला वायु तो वायु था ही, और बीच वाला जो जल वायु था वो भी किसमें हो गया? वायु में। इसलिए लिख दिया मैंने शॉर्ट में, याद रह जाए कंक्लूजन के तौर पर, कि नीचे के 2 भागों में वायु और ऊपर के तीसरे भाग में केवल जल। अब अमावस्या के दिन पातालों के 3 भागों में से ऊपर के 2 भागों में क्या रहेगा? जल, बिकॉज डाउन होता है, राइट? और नीचे भाग में केवल वायु। तो ये स्थिति होती है। यानी ये 2 लाइन हमारा सब क्लियर कर देता है। पहले हमने वहाँ पे कैलकुलेट करके कि नीचे पूर्णिमा तक नीचे के 2 भागों में क्या रहेगा? केवल वायु रहेगी, ऊपर जल। अमावस्या के दिन क्या रहेगा? नीचे 2 भागों में जल रहेगा, ऊपर 2, नीचे वायु, सॉरी ऊपर के 2 भागों में जल रहेगा, नीचे वायु रहेगा, राइट? आ गए समझ? आप लोग पहले दिन आए तो क्या हुआ? फिर भी इजी था, यानी नॉट कनेक्टेड टू अदर मैटर्स। ये पहले के मैटर से कोई ऐसे ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था, तो आप समझ सकते हैं। ठीक, अब आगे टाइम हो गया, ये फिर अपन कल रखते हैं, बिकॉज ये नया टॉपिक है, समुद्र जल की वृद्धि और हानि का प्रमाण। तो ये थोड़ा अभी आधा रह जाएगा, तो कल पढ़ते हैं, तो कल टाइम से आ जाएगा। तो अच्छा इंटरेस्टिंग है लवण समुद्र, यानी कब हम पढ़ेंगे बताओ? शास्त्र कब खोलेंगे, कब लवण समुद्र पढ़ेंगे? यहाँ आपको बैठे बैठे पढ़ने मिल रहा है तो पढ़ लो, और इतना इजी करके आपको समझने को मिल रहा है, तो हर व्यक्ति को अपना उत्साह रखना चाहिए
देखो, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि दिवाली के पहले सफाई करनी चाहिए। शास्त्रों में तो ये लिखा है दिन में 3 बार खुद की सफाई करो, आत्मा की। ठीक है, ये तो सब करते इसलिए हम भी सफाई करते, पर इतनी घर की सफाई कर रहे हो तो भाई थोड़ा अपने आत्मा का भी ध्यान रख लो कि 1 आध घंटा में आप अपनी आत्मा की भी क्लीनिंग कर ले। तो सफाई तो चलती रहेगी, आज सफाई की है, कल फिर से धूल आने वाली है। ठीक, पर हमारी आत्मा पर तो भव भव की धूल लगी हुई है, उसका क्या। दिवाली तो हर वर्ष आती है, पर हम आत्मा के लिए कब कब देखते हैं बताओ। जब जब साधु आते हैं तब आ जाते हैं, और उन्होंने कुछ सुनाया तो उसमें भी आलस कर जाते हैं। तो ये सोचो कि कहीं शास्त्रों में नहीं विधान है कि दिवाली आए, महावीर भगवान मोक्ष आए, उसके पहले तुम्हें घर की सफाई करनी पड़ेगी। लिखा है क्या भाई? महावीर भगवान मोक्ष गए तो तुम भी जाने का पुरुषार्थ करो, उससे घर की सफाई का कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो हमने बना लिया। ठीक, और इतना हावी हो गई वो सारी चीज़ें कि हम मंदिर आना ही छोड़ देते। वे मंदिर खाली हो गए, क्यों? कि सफाई चल रही है। अरे तो ऐसी सफाई से क्या फायदा? यानी 1 घंटा तो अपने लिए निकालो, तो 15 दिन सफाई करो, 16वें दिन वही चीज़ होनी है। तो इतना गंदा क्यों करना कि 15 दिन हमारे पूरे जाए, है ना। रोज क्लीनिंग रखो, रोज ही दिवाली समझो, चाहे खुद की हो चाहे घर की हो, तो क्लीनिंग हर जगह रखो, आत्मा की भी रखो। इसलिए सफाई वालों को बोलो भाई वो तो गंदा होना ही है, रहेगी, ये फिर से सुनने को मिलने वाला नहीं है। और शास्त्रों की ऐसी अजब गजब बातें कहलाती है जो हम जीवन